नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। केंद्र और राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना का सेवा सहकारी समितियों के द्वारा बेहतर क्रियान्वयन किया जाता है। फिलहाल बालाघाट जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में किसान भाइयों से धान खरीद का कार्य जारी है। जिले की सेवा सहकारी समितियां व उपार्जन केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करते हुए कार्य कर रहे हैं, किंतु जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों से समय रहते परिवहन न होने से खरीदी प्रभारियों और किसानों के सामने विकट समस्या खड़ी हो रही है। बेमौसम बरसात से होने से विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्रों में करोड़ों की धान भीगने के आसार हैं। समर्थ सहारा से बातचीत करते हुए विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्र प्रभारियों ने बताया कि सरकार के द्वारा 72 घंटों के भीतर परिवहन करने का नियम बनाया गया है, किंतु उसके बावजूद भी 15 से 20 दिन होने के बावजूद भी अधिकांश उपार्जन केंद्रों से परिवहन नहीं हो पाया है और बेमौसम बरसात होने से उपार्जन केंद्रों में रखी धान भीग रही है। समर्थ सहारा की टीम ने जब जिले के विभिन्न सेवा सहकारी समितियों का जायजा लिया तो यह दिखाई दिया कि अधिकांश सेवा सहकारी समितियां परिवहन न होने, कटे फटे बारदाने मिलने, किसान भाइयों को SMS प्राप्त न आने से समस्या से बेहद परेशान हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग के द्वारा उपार्जन केंद्रों से परिवहन के लिए सार्थक प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। आपका परिचय? रामकिशोर ठाकुर जी। अभी पूरे जिले में खरीदी चल रही है, आपके यहाँ भी खरीदी प्रारंभ है जी। कितनी खरीदी हो गई आपके केंद्र में अभी तक? यहाँ लगभग 24,000 कुंटल। 24,000 कुंटल। जी। अभी निरंतर वर्षा हो रही है, परिवहन नहीं हो पा रहा है कई जगह। आपके यहाँ परिवहन को लेकर क्या समस्या है? परिवहन की भी समस्या है, दूसरी चीज समय पे बारदाने की भी समस्या आती है। आज के लिए बारदाना है, कल के लिए बारदाना नहीं है, और मैसेज की वजह से कई किसानों का धान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड मैसेज की अभी कितना परिवहन शेष रह गया आपके पास में? लगभग अभी 6,000-7,000 बोरी अपने पास। तो अभी तो वर्षा निरंतर हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत बन रही होगी आप लोगों के साथ? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है ना, जगह कम है और पानी एक बार गिरा तो 2 दिन काम नहीं कर सकते, पर मजबूरी में करना पड़ता है। अगर परिवहन हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जगह हमको मिले और सब यानी थोड़ा सा हल निकलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे जिले में उपार्जन का कार्य जो है जारी है। मैं फिलहाल बिरसा के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति के उपार्जन केंद्र में हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमझिम बरसात हो रही है। किसान भाई और साथ में उपार्जन केंद्र प्रभारी अपनी धान को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे पाल या पन्नी से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। 72 घंटे में आप सुन पा रहे हैं बिजली की कड़कड़ाहट है, पानी तेज बरसात भी होने की पूरी तरह संभावना है। 72 घंटे में जो सरकार वादा करती है कि उपार्जन केंद्र से परिवहन हो जाएगा, वहाँ पर 72 दिन भी हो जाते हैं तो भी परिवहन नहीं हो पाता, और यही वजह है कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर धान अभी भी रखी हुई है। और यदि तेज़ बरसात होती है, इसके पहले भी बालाघाट में तेज़ बरसात हुई और जहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये सरकार और जो जिम्मेदार पद पे अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस अव्यवस्था को सुधार करें, ताकि किसान या सेवा सहकारी समिति की उपार्जन केंद्र का जो धान है वो खराब न हो। समर्थ सहारा के लिए बालाघाट से मैं पूनम राउत, वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ। जी, आपका परिचय? मैं संतोष बिसेन, उपार्जन प्रभारी। कितनी खरीदी हुई है अभी आपके यहाँ? अपने यहाँ 21,980 कुंटल 40 किलो। और कितना परिवहन हुआ है? 9,840 किलो। अगर बोरे में बात करें तो कितने बोरे हैं अभी यहाँ पर? जो अभी यहाँ पे अपने पास में 34 से 35,000 बोरे हैं जी। तो इतना धीमा परिवहन क्यों हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? यहाँ शुरू में अच्छा परिवहन हुआ, जब लगातार जब अपने यहाँ 200-300-400 बोरियाँ जब आती थी, और अभी 3 तारीख से टोटल यहाँ पे जब मौसम खराब हुआ 29 और 30 में, तो हमारा तो बहुत धान पड़ा हुआ था। मैंने कई अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि ट्रांसपोर्टर आनंद कुचर से भी मैंने बात किया। फिर 1 गाड़ी 2 गाड़ी ऐसा आई, लेकिन 3 तारीख से मात्र आज 1 गाड़ी लगी थी 650 बोरी की। जी, अगर समय पर परिवहन नहीं होगा तो फिर तो बेमौसम बरसात से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 29 और 30 में जो अपना पानी गिरा, उससे तो बहुत सारी बोरियां भीग गई थी। मैंने उसको पाल में सुखवाया, फिर उसको भरा। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी प्रशासन के उच्चाधिकारियों से क्या निर्देश प्राप्त हैं आपको मौसम को देखते हुए? उनका निर्देश यही है कि अब पहले तिरपाल से ढको, और यहाँ पे अवस्था इतनी भीड़ बढ़ गई। सेकंड SMS की समस्या और ज़्यादा है। ये तो जो मैदान जो फैला है, ये तो बारिश होगा तो राम ही मालिक है उसका।
और उसमें धान का जो परिवहन है वो कुछ समिति में तो 50% लगभग हुआ है, लेकिन अधिकांश जो उपार्जन केंद्र हैं उनमें 50% से कम हुआ है, धीमी गति से परिवहन हुआ। और परिवहन जो है वो खरीदी दिनांक से काफ़ी दिनों बाद प्रारंभ हुआ, जिससे क्या है हमारा धान काफ़ी दिनों तक अपने खरीदी केंद्र में रहा, जबकि वह धान भंडारण केंद्र में जमा हो जाना चाहिए था। और अधिक समय तक धान रहने से धान में सुखद आने की संभावना बनी रहती है, जिससे समितियों को नुकसान होने का भय होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा कि क्राइटेरिया है कि 72 घंटे में होना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति हो जाती है कि महीने भर भी हो जाता है तो परिवहन नहीं हो पाता और शॉर्टेज की समस्या आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को लेकर व्यवस्था बनाने के लिए जो उच्चाधिकारियों से आपने बात की होगी, तो क्या रिप्लाई आ रहा है उनका? इस संबंध में हम जिला विपणाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं समय समय पे कि सर हमारे जो उपार्जन केंद्र में धान खरीदी स्टॉक है आप उसका तत्काल परिवहन कराएं, जिससे हमारी समितियों को जो सुखद से जो हानि होती है उससे हमको उस समस्या से हमको छुटकारा मिले और हमारे समितियों को किसी प्रकार की हानि ना हो। यादव जी, कई जगह बारदाने को लेकर भी बड़ी विषमताएं देखने को मिल रही है, कटे फटे पुराने बारदाने, और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी होती हैं इससे। कई बार पता चला कि आपने तौल करा ली और वहां से धान निकल गया, तो ऐसी स्थिति बन रही है। आपके यहाँ भी क्या ऐसी समस्याएं हुई? हाँ है ना, पूरे 14 केंद्रों में पुराने बारदाने मिले और उसमें अधिकांश 50% के लगभग बारदाने तो बहुत ही खराब हालत में थे, जिसको हमने पुनः अपना मजदूर लगा के सिलाई करके जो जाने लायक स्थिति है उसमें भी हमने सिलाई बुनाई करके उसको उपयोग में लिया है, किंतु स्थिति जो है वो खराब ही है उसकी। जिससे क्या है हमारे खरीदी केंद्र में भी धान इधर उधर गिर जाता फटे बोरे होने के कारण, तो जो हम नाप लेते हैं उसके बाद उसमें से फटने के कारण गिर जाता है, जिससे भी कमियों का उसमें होता है कि कभी भाई अपन ने 40 किलो 800 ग्राम लिए या 700 ग्राम जो लिए तो उसमें से 100-200 ग्राम ऐसे ही गिर जाता है जो फटे बोरे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शासकीय महाविद्यालय से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कॉलेज परिसर में ही समाप्त हुई। इसके बाद कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता के रूप में राजीव शर्मा अभाबीद के पूर्व जिला प्रमुख एवं पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई कई अहम बातें उपस्थित छात्र छात्राओं को बताई। खबर छतरपुर से, जहां अलीपुरा थाना अंतर्गत पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के पेट्रोल पंप पर रात करीब 10 बजे 3 बाइक सवार हथियारबंद युवकों ने लूटपाट करके पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारी। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मी बाल बाल बच गया। अज्ञात लुटेरों ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़कर हजारों की केस लूटकर लुटेरे फरार हो गए। जैसे ही लूट की घटना की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना सामने आई थी जहाँ पे कुछ नकाबपोश लोग पेट्रोल पंप पे आए थे और वहाँ से कुछ कैश वगैरह ले गए थे। उसके बाद जो वहाँ पे अटेंडेंट थे उनको पेट्रोल पंप पे ही लॉक कर दिया था। जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई सभी टीमें वहाँ पे तुरंत पहुँची और इसमें अपराध कायम कर आगे विवेचना में लिया गया है। विशेष टीम गठित इसमें की गई है और जल्दी से जल्दी जो भी इसमें आरोपी या संदिग्ध हैं इन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लगभग सब कितने की लूट हुई? 7,000 कैश और बाकी 1-2 मोबाइल इसमें गए हैं और सभी जो जांच के बिंदु हैं उन सब पे काम किया जाता है। सर गोली किसी को लगी है या कोई? गोली लगने की अभी तक ना तो कोई मेडिकल साक्ष्य और ना ही किसी के बयानों में ऐसी कोई चीज़ आई है। सर दूसरा एक वीडियो वायरल हो रहा है। थाना राजपुर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह में एक नाबालिग सहित 3 लोगों को पकड़ा, जिनमें कब्जे से 10 देसी कट्टे, 5 पिस्तौल, 5 खाली मैगजीन, 1 पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल जब्त किए गए। अलग अलग तरीके की जो अवैध गतिविधियां रहती हैं उस पर लगातार बड़वानी पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। इसी क्रम में हमारी राजपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि रात्रि चेकिंग के दौरान कि कुछ लोग जो हैं अवैध हथियार लेके गुजरने के फिराक में हैं। इनको जब घेराबंदी करके हमारी टीम ने पकड़ा तो मौके से हमने 3 आरोपी और उनके पास से 5 पिस्टल, 10 देसी कट्टे और 5 मैगजीन यानी कि कुल 15 फायर आर्म्स हमने जब्त किए हैं और इनके पास से इनके मोबाइल फोन्स, मैं वाहन के सभी चीज़ें जब्त की गई हैं। 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है।
इसमें इनका एक जो प्रमुख व्यक्ति था जो कि अपराध इनका हथियार बनाने का काम करता है, सिकलीगर, वो भी इसमें अपराधी है, वो अभी फरार है, उसके ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है, इसमें अभी और आगे डेवलपमेंट की हमें पूरी उम्मीद है। सर इसमें एक जो आरोपी आकाश नाम का, सर वो उसके बाहर भी केस दर्ज है अन्य राज्यों में? हाँ, आकाश का जैसा पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इसके लूट डकैती जैसे संगीन गंभीर अपराध हैं इसके ऊपर। इसके आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी अभी संकलित की जा रही है, न सिर्फ आकाश बल्कि अन्य जो अपराधी हैं इनके भी, और इन पे भी हम सक्षम कार्रवाई अभी आगे करेंगे। सर दिल्ली में और हरियाणा में भी हथियार सप्लाई के मामले में ये हाँ, ये लोग जैसा इसमें प्रेस नोट में उल्लेखित है अंतर्राज्यीय गिरोह के तौर पे काम करते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य जगह के लोगों से, जैसे कि हमारे उत्तरी राज्य हैं या दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क करते हैं और गोपनीय तरीके से ये हथियारों की खरीद बेच करते हैं। सर कहाँ ले जाना था इनको, किस उपयोग में लेना था ऐसा? ये इनका, जैसे मैंने कहा, जो मुख्य व्यक्ति था जो कि लेन देन का काम करता था वो जगत सिंह है। वो जब गिरफ्तार होगा तो ये एग्जैक्ट उनके कौन से टारगेट लोग थे वो पता लग पाएंगे। अभी ये जो 3 लोग थे ये कलेक्ट करके सामान ले जा रहे थे जिनको पुलिस ने। क्षेत्र में बढ़ रही कोरोना महामारी की दस्तक से अब राहतगढ़ क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। नगर व ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर 15 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वही एसडीएम ने 16 कंटेनमेंट जोन भी बनाए। नगर के वार्ड क्रमांक 13 में ग्राम डावरी में, बिनायकी में, हरा में, सोनपुर में, खाता खेड़ी सहित 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। वहीं आज एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार वैभव वैरागी, थाना प्रभारी आनंद राज एवं नगर परिषद के कर्मचारी थाना से पैदल बस स्टैंड, बाजार, पुराना थाना, बुधवारा झंडा चौक होते हुए पुनः वापस पुलिस चौकी पहुंचे और चलानी कार्रवाई की गई। पैदल यात्रा के दौरान एसडीएम सभी को समझाते हुए दिखाई दिए। आज पुलिस एवं राजस्व प्रशासन द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को ये सलाह दी गई और एक हिदायत भी दी गई कि मास्क, सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करें। इससे आप लोग कोरोना बढ़ सके, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना केसेस में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आम जनों से निवेदन है कि कोविड अनुकूल व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को बचाएं। जिनका सेकेंड डोज रह गया है वो अपना सेकेंड डोज लें और कोरोना से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोककर विवादों में आई पंजाब सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी विरोध प्रदर्शन की कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला सीहोर की अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी विरोध स्वरूप मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष वनवीर सिंह चंद्रवंशी एवं भाजपा सलकनपुर मंडल के अध्यक्ष प्रेम नारायण मीणा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या कार्यक्रम था और आज ये विरोध प्रदर्शन जो किया गया और मानव श्रृंखला बनाई गई? 5 जनवरी का जो माननीय मोदी जी का पंजाब का दौरा था, उसमें पंजाब सरकार द्वारा जो बड़ी चूक की गई है, उनके साथ जान के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी मंडल सलकनपुर और पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आज हमने मानव श्रृंखला बनाई थी और उनका विरोध किया था। हम तो इस अवसर पर यह कहते हैं पंजाब सरकार को उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कार्यक्रम था आपके द्वारा मानव श्रृंखला बनाई, क्या कार्यक्रम था और किस उपलक्ष्य में था? आज की जो मानव श्रृंखला हमने जो बनाई है, भारतीय जनता पार्टी मंडल सलकनपुर में हमारे यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रेम नारायण जी मीणा जी के नेतृत्व में और प्रदेश के आह्वान पर माननीय विश्वनाथ शर्मा जी और माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी के आदेश अनुसार हमने आज मानव श्रृंखला बनाई है। अभी पंजाब सरकार के द्वारा कुछ दिनों पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो काफिला रोका गया, पंजाब सरकार के द्वारा जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है। उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में आज प्रत्येक मंडल स्तर पर कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान मध्य प्रदेश के गृह आज प्रदेश के इंदौर जिले में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है। दिग्विजय सिंह हमेशा से ही आदिवासियों के विरोधी रहे हैं। यह उनकी ही पार्टी के शिव भानु सिंह सोलंकी से लेकर उमंग श्रृंगार तक यह बात कह चुके हैं। और दिग्विजय सिंह सदैव से जनजाति के आदिवासियों के विरोधी रहे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इनकी सरकार के वन मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उनकी उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी थी
और उन्होंने कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सिंभान सिंह सोलंकी जो उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और इन्होंने बनने नहीं दिया था, उनने कहा। तो इससे आप अंदाज करो, हमारे महामहिम राज्यपाल आदिवासी हैं, उस वर्ग से आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है जिसमें दुपट्टा महामहिम डाले हुए हैं, ये वो दुपट्टा है जो कि हेलीकॉप्टर से उतरते समय किसी कार्यकर्ता ने डाल दिया था और इस तरह के ट्वीट करके कि वो विषयांतर करना चाहते हैं, जो कि चिंताजनक और निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई को लिख दिया है और लिखे हुए महीना हो गया। ठीक है, आपने जावेद अख्तर को स्लीपर सेल का सदस्य बताया था, वैसे ही जावेद हबीब को लेकर क्या आपका है? उनके सारे सैलून बंद हो गए इंदौर में, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर। फिलहाल आज की कुछ खास खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए समर्थ सहारा न्यूज।